Okay, a very good morning to all of you and a warm welcome back. Warm is a word good to use now because winter has slowly started receding, and I'm sure you must have been feeling that for the last week or so. It touched a peak winter and then has started going downhill now. Before I start, let me mention two things. Number one is the syllabus. Today we will begin with a discussion on the optics front. ऑप्टिक्स के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे. तो दैट इज ऑल रिगार्डिंग केवीपीआई. ठीक है. सो टुडे वी विल डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट 12th टॉपिक्स ऑफ केवीपीआई. ठीक है. उसमें थोड़ा बहुत ऑप्टिक्स का डिस्कशन कर लेंगे जितना हो सके. फिर हम डिस्कस करेंगे विल देन डिस्कस अबाउट maybe a little bit of magnetism. ठीक है. और maybe a little bit about electrostatics and current also. तो electrostatics के भी कुछ पार्ट है और current. तो ये तीन चार टॉपिक्स देखते हैं, जितना कवर हो सके उतना कर लेंगे, है ना. देव हैज आस्क्ड कि क्या इसके लिए नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है. देखो, नोट्स तो बना ही लो. पूरी चीजें कहाँ याद रह गए, है ना. बस छोटे मोटे नोट्स तो बना ही लो. बेसिक फॉर्मूले, थोड़े बहुत क्वेश्चंस इतना भी वो मत कर लो. I mean, actually notes बनाने के when there are multiple things involved, activities, I mean, तो memory भी ज्यादा अच्छा होता है. When you are writing also, when you are thinking also, when you are seeing also, when you are hearing also, तो हमारे जो बॉडी के ज्यादातर लर्निंग एबिलिटीज है, कह लो, जितना ज्यादा यूज होता है लर्निंग प्रोसेस में, उतना अच्छा जो है लर्निंग क्वालिटी होता है. So there is no harm in writing some notes and all. आप कुछ पूछ रहे थे? सर मैं ऐसी क्लास में ले लेना और फिर ये आज नहीं, आज तो एंट्रेंस टेस्ट भी है. चलो मैं देखता हूँ. दैट वी विल सी अभी शेड्यूलिंग कैसे बनाएंगे. ठीक है ना. तो लाइक आज हम लोग काम करते हैं. आज हम लोग ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. चलो, सो लेट्स स्टार्ट. ऑब्वियसली इसमें हम लोग डेरिवेशंस पे ध्यान नहीं देंगे क्योंकि डेरिवेशन तो आएंगे नहीं. हम लोग ध्यान देंगे मेनली न्यूमेरिकल्स के ऊपर. तो मैं कुछ कुछ फार्मूला बता दूंगा जो कि हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़ रखे होंगे, कुछ लोगों ने नहीं भी पढ़ रखे होंगे. डजंट मैटर. बट ये सारे फॉर्मूले 12th सिलेबस में हम लोग जब 12th का करेंगे नेक्स्ट ईयर आगे, तब तो करेंगे डिटेल्स में डेरिवेशन वगैरह सब कुछ इंक्लूड करके. अभी हम लोग सिर्फ फार्मूला बेस्ड स्टडी करेंगे. ठीक है. सो वी नो दैट इन केस ऑफ अ मिरर द फर्स्ट टॉपिक इज plane mirror. ठीक है. फर्स्ट टॉपिक इज एसेंशियली ऑन प्लेन मिरर. प्लेन मिरर में देखो क्या होता है. मैं एक चीज बता देता हूं. अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट u स्पीड से जा रहा है, तो बता सकते हो इमेज का स्पीड क्या होगा. इमेज का स्पीड या वेलोसिटी क्या होगा ना, उल्टे तरफ u. तो यानी अगर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है लेट्स से u I cap, इन दैट केस velocity of the image हो जाएगा minus ui cap. That is when mirror is at rest. ठीक है. दूसरा, सपोज मैं कहता हूं कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, है ना, और मिरर इस बार मूव कर रहा है. तो पिछले बार vm 0 था, इस बार सपोज vm है ui cap और ऑब्जेक्ट का है 0, तो इमेज का कितना होगा बताओ. अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया वो था कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट मिरर रेस्ट पे है और अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो इमेज का क्या होगा. अब मैं पूछ रहा हूं अगर मिरर चल रहा है और अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इन दैट केस इमेज का स्पीड या वेलोसिटी क्या होगा. ओके, आर्यन has written 2u होगा. ध्रुव और ओम ने एक -u आंसर दिया, बट आई थिंक दैट इज फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन, आई एम श्योर. ठीक है. आर्यन का आंसर राइट है. मैं ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाह रहा हूं. तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू 2ui cap. थोड़ा ध्यान रखना, डबल हो जाता है. डबल के पीछे लॉजिक समझ लो क्योंकि कई बार लॉजिक से भी क्वेश्चन करना होता है. देखो, अभी अगर डिस्टेंस सपोज d है तो इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा, d होगा. ठीक है ना. और अगर देखते हो इज दैट कि अभी देखो इमेज डिस्टेंस कितना होगा ना, ऑब्जेक्ट से इमेज कितना दूर है. तो ऑब्जेक्ट से इमेज कितना डिस्टेंस दूर है ना, 2d, है ना. अगर मान लो मिरर को मैं u शिफ्ट करता हूं, u मतलब 1 सेकंड में u डिस्टेंस कवर करेगा ना मिरर का स्पीड u है.
तो क्या होगा ना, मिरर यू शिफ्ट हो गया सपोज, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, d प्लस यू, तो इमेज डिस्टेंस भी तो d प्लस यू हो जाएगा। तो अब नया डिस्टेंस कितना हो गया, 2d प्लस 2u, यानी इमेज कितना शिफ्ट हो गया, 2u, एंड देयरफॉर दिस विल बी 2ui कैप। ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो मैं इसके ऊपर बेस करके एक छोटा सा क्वेश्चन देना चाहूंगा, एंड दैट इज, सपोज ये मिरर को ऐसे रख के, सपोज मैं उसको पैरेलल शिफ्ट करता हूं, लेट अस से दिस इज अ मिरर, ठीक है ना, और मिरर को ऐसे रख के मैं ऐसे शिफ्ट कर रहा हूं, आई एम नॉट रोटेटिंग द मिरर, माइंड यू, रोटेशन वाला चीज अलग हो जाता है। तो यानी मिरर का फेस पैरेलल रखते हुए सपोज मैं ऐसे शिफ्ट कर रहा हूं, ठीक है, ये लेट्स से दैट इज 15 मीटर पर सेकंड एंड दिस एंगल इज सपोज 37 डिग्री, और जो ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड मैंने रखा है ऐसे 10 मीटर पर सेकंड and let's say at an angle of 53 degree. Question is, find out the velocity of the image. Any question is, find velocity of the image. But mind you, I am asking the answer in vector form. ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो, go ahead. याद रखना फिर से एक चीज कि मिरर को रोटेट नहीं करा रहा हूं, मिरर को पैरेलल रखते हुए ऐसे ले जा, ठीक है, तो ऐसे जा रहा है, और वैल्यू दे रखा 15 मीटर पर सेकंड, एंगल दे रखा 37 डिग्री, 37 और 53 तो जानबूझ के दिया गया सो दैट यू कैन डू इजी कैलकुलेशंस, ठीक है। चलो, गो अहेड। इसको थोड़ा सा जल्दी निपटाओ सो दैट वी कैन क्विकली गो अहेड विद सम अदर स्टफ। बाय द वे, सम ऑफ यू जॉइंड लेट, तो मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा इज दैट सिलेबस है टिल हीट ट्रांसफर, यानी जितना हमने किया है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है थर्मोडायनामिक्स वगैरह वो नहीं है, लेकिन हीट ट्रांसफर तक है। लेकिन हीट ट्रांसफर में मेजरली पार्ट डिलीटेड ही है सीबीएसई वाले पार्ट में, तो वो तो ऑब्वियसली नहीं आएंगे। ओके, एक आंसर आ चुका है, दैट इज i प्लस 30j कैप। चलो मैं देखता हूं, 8i कैप प्लस 30j कैप इज फ्रॉम अरियंत। ओके, और कोई आंसर नहीं है, व्हाट इज दिस, ऐसे क्यों, why is it so? Aditya Mathur has also given the same answer, that is 8i cap plus 30j cap, ठीक है। देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। पहली बात तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है ना, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया माइनस 6i cap प्लस 8j cap, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। और वेलोसिटी ऑफ द मिरर क्या हो गया ना, इक्वल टू 15 का इंटू तो 12i cap प्लस 9j cap, है ना, 4/5 3/5, तो 12i cap प्लस 9j cap। याद रखना, मिरर अगर ऐसे ऐसे शिफ्ट होता है j cap में, उसके इमेज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। क्यों, जरा सोचो, मिरर यहाँ पे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, अब मिरर को तुम ऐसे ले जा रहे हो ऊपर, यानी मिरर के j cap वेलोसिटी की वजह से कोई असर नहीं होगा। चलो ठीक है, तो इमेज का वेलोसिटी कहां से कंट्रीब्यूशन होगा, एक तो ऑब्जेक्ट का उल्टा, तो माइनस 6i कैप की जगह हो जाएगा 6i, ऑब्जेक्ट का उल्टा, फिर मिरर का डबल, है ना, तो मिरर का कितना 12i कैप है, तो यानी क्या होगा 24, तो प्लस 24i, हो गया। अच्छा, अब आ जाओ 8j कैप। 8j कैप जो ऑब्जेक्ट का है वही मिरर इमेज का भी होगा। क्यों, क्योंकि अगर मिरर ऐसे है, अगर ऑब्जेक्ट 8 पे जा रहा है तो इमेज भी 8 पे जाएंगे, सेम जाएंगे, रिफ्लेक्शन है आफ्टर ऑल, तो यार, तो यानी 8j कैप वाला भी कंट्रीब्यूशन करेगा। मिरर का 9j कैप, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। क्यों, अगर मिरर ऐसे है, ऑब्जेक्ट यहां पे है, मिरर को अगर शिफ्ट भी करोगे तो भी इमेज यहीं पे रह जाएगा, मिरर ऊपर नीचे करने से इमेज पे कोई असर नहीं होता। यानी इसका असर हो गया ये, इसका असर हो गया ये, इसका असर हो गया ये, और 9j कैप वाले का कोई असर नहीं होगा। तो मैंने ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए 0 लिखा है। So the answer is 30i cap plus 8j cap। अच्छा, कुछ लोगों ने, ठीक है, कुछ लोगों ने इसका उल्टा आंसर दे दिया। बाद में ऋषभ ने ठीक आंसर दिया, दैट इज
30 i cap plus 8 j cap. Maybe components कुछ उल्टे हो जो सीधे हो गए. चलो जो भी है. So the final answer to the image velocity is what? 30 i cap plus 8 j cap. Okay. चलो अब आगे बढ़े. So this is about your velocity of image for a plane mirror. प्लेन मिरर में एक चीज और ध्यान रखना इस दैट कि अगर मान लो प्लेन मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करते हो तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो 2 थीटा से रोटेट होता है. ठीक है. मतलब क्या? मतलब ये हुआ कि अगर ये प्लेन मिरर हुआ और अगर ये इंसिडेंट रे है और अगर ये रिफ्लेक्टेड रे है तो अब अगर मिरर को तुम छोटे से एंगल से रोटेट करोगे बाय लेट्स से थीटा तो ये नया एंगल ऑफ द मिरर होगा. तो मिरर को रोटेट कर दिया बाय थीटा. तो इन दैट केस रिफ्लेक्टेड एंगल विल गेट रोटेटेड बाय 2 थीटा. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुम मिरर को थीटा से रोटेट करो तो पहले का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो होगा i प्लस थीटा. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी वही हो जाएगा i प्लस थीटा. तो फिर तो पहले तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में पहले 2i था, i और i था. अब क्या होगा 2i प्लस 2 थीटा क्योंकि दोनों i प्लस थीटा चेंज हुआ है. तो यानी रिफ्लेक्टेड एंगल रोटेट्स बाय डबल द एंगल रोटेटेड बाय द मिरर. ये एक फैक्ट है. कहीं पे जरूरत पड़ेगा तो देख लें. आई होप आई एम जस्ट क्विकली रिवाइजिंग. इतना प्रूव कर नहीं रहा हूं बट एक हिंट तो मैं जरूर देना चाहूंगा अदरवाइज इसको याद रखना मुश्किल है. एक लास्ट चीज है और वो ये है कि अगर मान लो मैं एक थीटा एंगल पे मिरर रखता हूं तो in that case we define a number called as k and that is equal to 360 by theta का greatest integer function. अगर मान लो ये इवन आता है. ठीक है. तो इवन भी आ सकता है. तो अगर इवन आता है in that case the number of images will be k minus 1. और अगर ऑड आता है in that case दो पॉसिबिलिटीज है. if object is placed, obviously we are only talking about a point object here, mind you, is placed on the angle bisector तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होगा वो होगा k minus 1. और अगर नहीं है तो in that case m will be equal to k. ठीक है. so this is what the number of images would be like. okay. तो जैसे अगर मैं सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा कि सपोज थीटा दे दिया और नंबर ऑफ इमेजेस तो लेट्स से 10 डिग्री है ना, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री है ना, 90 डिग्री. तो इमेजेस कितने होंगे है ना. तो अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं 36 आता है. 36 वाले में तो हो जाएगा 35. ठीक है ना. और 30 डिग्री वाले में क्या होगा ना, हो जाएगा 11. 40 डिग्री वाले में क्या होगा, 40 डिग्री वाले में क्या होगा इसका बताओ. 60 डिग्री वाले में क्या होगा 5. 90 डिग्री वाले में क्या हो जाएगा 3. 40 डिग्री वाले में क्या होगा देखो 40 डिग्री में आई डोंट नो इन द सेंस कि 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है. अब ये डिपेंड करेगा कि एंगल बाइसेक्टर पे है या नहीं है. अगर एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है इन दैट केस क्या होगा, तो आई मीन एंगल बाइसेक्टर पे है तो एक कम कर देंगे 8 और नहीं तो नहीं. एज सिंपल एज दैट. ठीक है. आई होप दैट्स ओके. अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं इज दैट अगर मैं इमेज का लोकेशंस देखता हूं तो ध्यान से सोचना. अगर मैं इमेज का लोकेशन देखता हूं तो पता है क्या होगा कि इमेज का लोकेशंस अगर मैं देखता हूं तो दैट केस पता है क्या होगा. सपोज ये मिरर्स ठीक है और ये मान लो मिरर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. तो मान लो ऑब्जेक्ट कहीं पे है तो से लेट्स से दिस इज द ऑब्जेक्ट. तो एक काम करना, वो जो मिरर का इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको सेंटर बना दो और जो ऑब्जेक्ट है उसको लाइन ज्वाइन करके उसको रेडियस बना के सर्कल बना दो. तो इसको लेके सर्कल बना दो ऐसे.
देखो सिमेट्री ये कहता है, सिमेट्री ये कहता है कि जो इसका इमेज होगा ना वो यहां पे होगा, यानी ऑल द इमेजेस विल लाई ऑन दिस सर्कल। जितने भी इमेजेस है ना वो इसी सर्कल पे लाई करेंगे। फिर क्या होगा ना, इसका इमेज यहाँ पे भी बनेगा, जैसे मान लो ये हो गया तो इसका इमेज यहाँ पे कहीं बनेगा, है ना। फिर इसका इमेज जो है यहाँ पे भी कहीं ना कहीं बनेगा, इस तरीके से बनेगा। फिर इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, तो ऑल द इमेजेस विल बी ऑन दिस सर्कल। फिर इसके वजह से यहाँ पे बनेगा कुछ ऐसे, है ना, और इसके वजह से फिर इधर कुछ बनेगा, एंड व्हाटएवर होगा तो बनता जाएगा, और जब तक मिरर के पीछे ना आ जाए। तो देखो अब ये जो इमेज है ना, ये देखो इसके भी पीछे हो गया, इसके भी पीछे हो गया, अब इसका और कोई इमेज नहीं बनेगा इस वाले। ऐसे घूमते 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 सारे इमेजेस बनता है, ठीक है ना। तो ऑल द इमेजेस विल बी फॉर्म ऑन दिस सर्कल, सो ऑल इमेजेस आर formed on this circle। सर्कल का खासियत क्या है कि मिरर का इंटरसेक्शन पॉइंट और ऑब्जेक्ट का पॉइंट, उसका जो सर्कल होता है इमेज इसी पे ही घूमते रहते हैं। That's how the thing happens. Okay, चलो let's proceed now. That was about a plane mirror and some of its facts. अगर कोई मूवमेंट हो रहा है तो क्या होगा, रोटेशन हो रहा है तो क्या होगा, सब कुछ मैंने बता दिया, ठीक है। Okay, now let's move on to दिया था plane mirror. Let's now move on to curved mirror. तो curved mirror में क्या होगा, देखो सपोज कोई मिरर है ना, इसके रेड डायग्राम्स वगैरह तो मालूम ही है, अभी तुम लोगों ने क्लास 10th में ही किया है, तो आई डोंट थिंक यू मस्ट हैव यू नो आई डोंट थिंक यू वुड हैव फॉरगॉटन, तो लाइक ये तो मैं अज्यूम कर रहा हूं तुम लोगों को याद है। अब इसके हिसाब से अगर मैं चलता हूं तो इन दैट केस क्या होता है ना, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/a, ठीक है। एंड नॉट ओनली दैट, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ v by a, ठीक है, माइनस ऑफ v अपॉन u, ठीक है। ओके, एक चीज और भी है, इज दैट कैन यू टेल मी लेट्स से मैं एक मिरर दे रहा हूं, ठीक है ना, एक मिरर दे रहा हूं जिसमें सपोज फोकल लेंथ है, मतलब कनकेव मिरर, और जिसमें मान लो फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन इज लोकेट ऑब्जेक्ट such that image is 3 times in size। ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी सॉल्व कर। सो लोकेट ऑब्जेक्ट सच दैट इमेज इज 3 times in size, obviously compared to the object, I think that is but obvious। चलो जल्दी सॉल्व करो और जल्दी फटाफट। Okay, I've already got the answers, I mean Aditya, Ketav, Garv, you know, Aditya Mathur, Krish, Som, Dhruv, Parth Bansal, नहीं पार्थ ने नहीं दिया, तो ये सब ने दिया है, लेकिन मैं 2 जने का नाम नहीं लिया है और मैं उनका नाम अब लूंगा, क्यों? बिकॉज दे हैव गिवन 2 आंसर्स, और इस केस में 2 आंसर्स पॉसिबल है, भव्य एंड सानिया। अब तो खैर ऋषभ ने भी दे दिए 2 आंसर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर हैज टू बी 2 आंसर्स। इनफैक्ट कोई भी मैग्निफिकेशन हो उसके 2 पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करता है, तो उस हिसाब से हमें 2 का आंसर देना पड़ता है, समझ रहे हो? तो देयरफॉर प्लीज अंडरस्टैंड दैट ये जो लोकेशन होगा ना इसमें 2 बार होगा, क्यों? कि एक तो होगा बिटवीन f एंड 2f, और एक होगा बिटवीन द पोल एंड द फोकस, दोनों होगा। Now you might say मैथमेटिकली दोनों कैसे निकलेगा? कुछ नहीं, तुमको क्या करना है ना, इमेज इज 3 टाइम्स, यानी ये 3 हो गया, तो यानी तुमको पुट करना पड़ेगा v इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, बस दैट्स इट। तो यानी इस वाले में इसको हम पुट कर देंगे 1/u प्लस माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1/f, क्योंकि कनकेव मिरर दिया हुआ है इसलिए -30, बस दैट्स इट। यानी 1/u is equal to 1/u plus 1/3 भी हो सकता है, तो 4/3 हो गया, है ना, तो यानी हो जाएगा फिर ये 4/3, और नहीं तो 1/u minus 1/3 भी हो सकता है नहीं? तो क्या होगा फिर ना 2/3,
ओके, दैट इज इक्वल टू -10। बस आ गया। तो एक का आंसर आ जाएगा। फिर ये क्या होगा? फिर ये आंसर तो कुछ अलग आ रहा है। सर ये यू नीचे होगा ना? हाँ, अच्छा सॉरी, ठीक है, ठीक है। यानी कि आंसर आ गया। फिर जो है पलट के आंसर आ जाएगा, है ना। एक में 40 आ गया और एक में 20, यानी 40 सेंटीमीटर पहले और जो है 20 सेंटीमीटर पहले। सो दैट वुड बी द वे टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है। ध्रुव हैज रिटन की ये F2F वाली टेबल लिख दो एक बार। F2F वाली एक्चुअली ना, मैं एक चीज बताऊं, इसके लिए ना मतलब याद मत करने जाओ कि वो टेबल याद कर लो कि भाई F और F के ऐसे होता है वैसे होता है। नहीं, याद करने की जरूरत ही नहीं है ना। व्हाई शुड रिमेंबर? जरूरत ही नहीं। तो therefore don't need to remember, just that you will understand कि क्योंकि दोनों टाइप की इमेज पॉसिबिलिटी है, तो therefore हमें दोनों लेना। That is the criteria. चलो next I have a question, and that is it possible to have a virtual, in a plane mirror, is it possible to have a real image in a plane mirror? Is it possible? Okay, तुरंत एक आंसर आया यस। ओके, ध्रुव says कि हमें तो नहीं पढ़ाया गया। Aryan says कि yes. Aryan, don't stop by saying yes. Justify your answer also. And if anybody else is giving an answer, please justify that also. Plane mirror में क्या real image बन सकता है? वैसे ही बड़ा खतरनाक चीज है ना? अगर मान लो तुम कंघी कर रहे हो और तुम्हारा इमेज जो है मिरर के सामने है, तो कितना अच्छा लगेगा बताओ जरा रात के अंधेरे में। है ना? इसलिए एक चीज देखा होगा कि भूत के मूवीज में एक मिरर का सीन जरूर रखते हैं कि एक बंदा जो है, मैं देखा एक बार कि उसमें कि शी वाज लाइक नॉट बनती रहता, तो शी वाज स्प्रेइंग वाटर and looked up. So when she looked up, the image was also looking up, obviously. But then I don't know what happened. The movie showed like this. उसके बाद फिर से then she started sprinkling, but the image was like this only. So that was still. So there will be a lot of background music, and then accompanied by this scene that the girl is like spraying water in the wash basin, and the image is not doing that. Image is like standing still like this, just as it was few seconds back. तो ऐसे से डरावने सीन होता है। ओके, ठीक है। ओके, गर्भ सेज कि नहीं पॉसिबल नहीं है। आर्यन has given a possibility and I am going to discuss that also. भव्य says कि no, not possible. बेटे पॉसिबल तो है, मैं बताता हूं कैसे पॉसिबल है। ठीक है, इनफैक्ट याद रखना कोई भी सेटअप में रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे। देखो, what I do is that suppose this is the sun. तो सन रेज तो पैरेलल आते हैं, we know that sun rays come parallel. तो मैं एक काम करता हूं, ये जो सन रेज है इनको एक लेंस लगा के मैं इनको फोकस करता हूं। तो लेट्स से फोकल लेंथ यहां पे, तो ये फोकस हो गया। तो दिस इज द फोकस, ये फोकस एंड दिस इज द लेंस, नो इश्यूज। अब पता है क्या है, ये देखो, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे। अब पता क्या है कि मैं काम करता हूं, मैं यहां पे एक प्लेन मिरर यूज करता हूं। तो क्या होगा, ये इमेज तो बनेगा नहीं। फिर क्या होगा ना, ये इमेज अब रिफ्लेक्ट होके यहां पे बनेगा और ऐसे बनेगा। तो अगर मैं यहां पे स्क्रीन रख देता हूं, सपोज दिस इज अ स्क्रीन, तो क्या होगा, इस प्लेन मिरर की वजह से इस स्क्रीन के ऊपर एक इमेज पॉइंट बना है, एंड दैट इज अ रियल इमेज। So it's some kind of a little created kind of an environment, but जो भी है, real image possible तो हुआ ना। ना बट से ये कैसे पॉसिबिलिटी हो गया? पता है क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि इस बार ऑब्जेक्ट वर्चुअल। प्लेन मिरर में क्या होता है ना, रियल अगर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज वर्चुअल कर देता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो जाए तो इमेज का इमेज रियल हो जाता है। और यहाँ पे यही हो रहा है। सो दिस पॉइंट can be imagined as, or why should I say imagine, it is
a real image for the lens. So this point is the real image for the lens, but for the mirror it's a virtual object, and this point is the real image from the plane mirror. That is what the setup is now. So therefore ऐसे नहीं कि प्लेन मिरर में रियल इमेज पॉसिबल नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा उसके लिए सेटअप बनाना पड़ता है, सिस्टम बनाना पड़ता है जिसके तहत ये तुम डेमोंस्ट्रेट या दिखा सकते हो, ठीक है? So therefore it's a possibility. Mind. Now I'm going to ask a question like this, and that is, अभी मैंने जो पूछा था उसमें था फोकल लेंथ इज इक्वल टू -30, और मैंने पूछा था फाइंड सच दैट द इमेज इज 3 टाइम्स. अब मैं उल्टा कर रहा हूं. सपोज आई से दैट फाइंड आउट सच दैट द इमेज इज 1/3 that of object. यानी क्वेश्चन ज्यादा चेंज नहीं किया मैंने. पिछले बार इमेज 3 टाइम्स ऑब्जेक्ट था, इस बार इमेज 1/3 दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया. अब फटाफट बताओ कैसे हो सकता है, मतलब कहां पे रखने पे हो? फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. गो अहेड, जल्दी करो. इक्वल टू दिस टाइम, so this time b is equal to -1/3 प्लस भी हो सकता है. यानी 1/u प्लस 1/v, 1/v, v means u/3 is equal to 1/-30. यानी अब क्या होगा देखो, 1/u प्लस -3/u है ना, 3/u is equal to -1/30. इसका मतलब तो क्या होगा, अगर मैं प्लस वाला लेता हूं तो क्या होगा, 1/u प्लस 3/u यानी 4/u, कॉमा 1/u माइनस 3/u यानी -2/u. ठीक है ना, ये चीज आ, ठीक है. तो दैट इज इक्वल टू -1/30. देखो भाई, तो क्या आ गया, therefore u will be equal to, एक तो हो गया -120 और एक आ रहा है +60. so the second answer is interesting. second answer is this virtual object concept. you might say मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट कैसे लगा देंगे? सेम तरीके से लगाना पड़ेगा. कैसे ना, मान लो ये करके मिरर है और वही कर दो इनफाइनाइट रेस है और यहाँ पे एक लेंस है और ऐसे कुछ कर दो कि ये यहाँ पे जाके मिल जाए, so that this is equal to 60 सेंटीमीटर. ऐसे कर दो, so that तब क्या होगा ना, इसका जो इमेज बनेगा वो हो जाएगा 1/3. ये +60 वाला वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया. I hope that's okay now. So therefore don't neglect this. It is just that maybe in a particular situation you may not have to handle that +60, so you will probably go with this answer. But that does not mean that you have to compulsorily deny the scope of this answer all the time. Maybe the situation is such that you have to deny this, reject this, and this will become the answer to that particular question given a certain situation. You never know. है नहीं, ये चीज हो जाता है. Okay, चलो, so like let's proceed now. I hope you got a feel of what I exactly mean by virtual object. एक बार वापस बताना, +60 क्यों होगा? क्या हो गया? +60 क्यों होगा सर? +60 मतलब +60 आ गया था, वो कैसा है सर? वो होगा क्यों? आंसर एक्सेप्ट कैसे कर रहे हो उसे? अब ऑब्जेक्ट को हम +60 पे कैसे रखें, है ना? तो ऑब्जेक्ट पे +60 मतलब हो गया कि जैसे अभी मिरर के लिए बताया मैंने, ना कि अगर ऐसे हो जाए तो ये इसको मैंने ऑब्जेक्ट माना, तो जितना दूर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उतना ही दूर इमेज डिस्टेंस बनेगा. और यहाँ पे तो ये था प्लेन मिरर, ऐसे यहाँ पे भी कुछ होगा जो मैंने अभी सिचुएशन ड्रॉ किया था, ऐसे यहाँ पे भी होगा. जैसे मान लो रे डायग्राम अगर बनाओगे तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो ये ऐसे हो गया, है ना, ये हो गया +60. ठीक है, ऐसे तो इसका कुछ बनेगा रे डायग्राम, वो तो देखना पड़ेगा, है ना, कि ऐसे करके कुछ इमेज बन रहा है. लेट्स से यहाँ पे ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बताया मैंने, और अगर बड़े ऑब्जेक्ट होंगे तो उसके लिए कुछ बनेगा इधर कहीं, तो मे बी दिस इज लार्जर, दिस इज स्मॉलर,
ऐसे कुछ होगा, एटलीस्ट लोकेशन का तो क्लियर हो गया है ना। तो लोकेशन क्लियर हो गया तो देखो ये 60 है तो हो सकता है कि 20 हो। तो देखो ये v हो गया, ये v हो गया और ये u है, और मैग्नीफिकेशन क्या होता है v बाई u, मतलब माइनस v बाई u, बट है तो v बाई u का ही मैग्नीट्यूड में, तो v बाई u है। तो देयरफॉर हो जाएगा 20 बाई मतलब माइनस 20 बाई प्लस 60, और सामने माइनस है ना, तो 20 बाई 60। तो पॉसिबिलिटी तो है, यू कैन नॉट डिनाई दैट पॉसिबिलिटी, ठीक है ना, ये चीज है। ठीक है, समझ में आ गया ना रे डायग्राम जो मैंने बनाया। लेकिन मैंने रे डायग्राम बनाया पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, तो बाकी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए अपने आप सोच लो, है या नहीं? Are you getting it? Can't we use plane mirror instead of lens to object virtual object? प्लेन मिरर में भी करोगे ना तो कहीं ना कहीं तुमको एक लेंस वेंस टाइप का कुछ यूज करना पड़ेगा। कैसे ना, ये जो रेज आ रहा है ये प्लेन मिरर से भी कर सकते हो, ये कर लो प्लेन मिरर से, पर उसके लिए क्या चाहिए ना, पहले तो रेज ऐसे आनी चाहिए। तो ये रेज जो आ रहा है, ये जो आ रहा है ये कैसे आएंगे, ये भी तो कहीं ना कहीं कुछ लेंस वेंस रखना पड़ेगा क्या, तब ना वहां से ऐसे करके आएंगे। तो देखो अल्टीमेटली एक लेंस का जनरली जरूरत पड़ ही जाता है इन जनरल, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इन जनरल लेंस का जनरली जरूरत पड़ ही जाता है, ठीक है ना। प्लेन मिरर नाउ यू माइट से कि नहीं अल्टीमेटली तो प्लेन मिरर हुआ, इसके लिए एग्री कर रहा हूं मैं, डिनाई थोड़ी कर, क्योंकि तुमने सवाल पूछा इसलिए मैंने उसके हिसाब से एक आंसर बनाया कि क्या हम प्लेन मिरर से नहीं कर सकते, तो आंसर इज यस कर सकते हो। पर प्लेन मिरर में अगर तुम इस तरीके से वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो यहाँ पे, तो यानी प्लेन मिरर में कन्वर्जिंग रेज आएंगे तब ना वो और कन्वर्ज करेंगे। क्योंकि जनरली क्या होता है, अगर रियल ऑब्जेक्ट होता है तो प्लेन मिरर में हमेशा डाइवर्जिंग होता है। कैसे, ये देखो अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तो रेज देखो डाइवर्ज कर रहा है, देखो डाइवर्ज। रिफ्लेक्शन के पहले अगर डाइवर्ज कर रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद भी डाइवर्ज करेगा और डाइवर्ज करेगा, ये देखो। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे कन्वर्जिंग रेज चाहिए, तो यानी मिरर के पहले भी कन्वर्जिंग होना चाहिए तो बाद में भी कन्वर्जिंग होगा। तो मिरर के पहले कन्वर्जिंग चाहिए है ना, ऐसे कन्वर्जिंग, तो वो तो लेंस से ही तो पॉसिबल हो पाएगा, और कैसे हो पाएगा। तो कन्वर्जिंग हो गया, फिर कन्वर्जिंग हो गया, तो ये बन गया एक पॉइंट ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। देख लो अच्छे से, ये हो गया तुम्हारा वो कन्वर्जिंग, ठीक है। नाउ आई ड्रॉन द डायग्राम, आई होप नाउ इट्स ओके, बिकॉज़ यू आस्क्ड सर्टेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस, तो मैंने बड़े स्पेसिफिकली उनको आंसर करने का कोशिश किया। एक बार देख लो, whoever was asking, मतलब मुझसे भी नहीं, कौन पूछ रहे थे, जो भी पूछ रहे थे, एक बार देख लो। आई होप इट्स क्लियर, या तो कुछ और पूछना है तो अभी भी आप पूछ लो, मैं तब तक आगे का टॉपिक इंट्रोड्यूस करता हूं। देखो अभी तक हमने प्लेन मिरर में मूवमेंट के बारे में बात की कि अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है, इमेज मूव क्या बोलते हैं, मिरर मूव करता है तो क्या होगा, वो चीज तो इसमें भी हो सकती है ना। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सपोज करो कि ये कनकेव मिरर है, इसका फोकल लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और एक ऑब्जेक्ट है जो कि अभी फिलहाल 60 सेंटीमीटर पे है, और वो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड ट्रैवल कर रहा है। तो कनकेव मिरर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट एट 60 एट दिस इंस्टेंट, ऑब्वियसली थोड़ी देर बाद वहां पे नहीं रहेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन इज फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। माइंड यू आई हैव आस्क्ड इन वेक्टर फॉर्म, यानी प्लस माइनस भी बताना पड़ेगा, ठीक है, नॉट जस्ट द मैग्नीट्यूड। अगर हम स्पीड पूछेंगे तब तो चलो प्लस माइनस का कोई रोल नहीं, बट वेलोसिटी पूछा है यानी प्लस माइनस भी तुमको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो नाउ स्टार्ट फ्रॉम Ariyat, that is -5/7. Shreyas says 2.5. Okay, चलो देखता हूं, ठीक है। Deyam has also written -5/7. Som has said 5 +5. Som has written +5. Rishabh Jain -22.5. Okay, चलो Som has written now 5/7. तो 5/7 बड़े सारे आंसर्स आए, so that makes me a little curious कि exactly कोई क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया। चलो मैं देखता हूं। पहली बात तो इसको ऐसे मत करना, क्या नहीं करना वो पहले मैं बता दूं। क्या कि देखो 60 पे है तो इसका इमेज डिस्टेंस निकालो, है ना। तो इमेज डिस्टेंस निकाल लो फॉर q = -60, मान लो कुछ v1 है,
और इमेज डिस्टेंस निकाल लो फॉर u इज इक्वल टू -50 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड बाद 10 सेंटीमीटर चला जाएगा तो 50 पे आ जाएगा। तो इन दैट केस ये आ गया v2 और आंसर हो गया फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये तो होगा गलत। अगर बाय चांस ऐसे किया है, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स इस अप्रोच को पहले करते हैं, ठीक है, ये अप्रोच तो हो गया गलत। Aryan has written a note and that is yes, it is the average velocity in 10 centimeter. हाँ, that I agree. ये जो निकला है ऐसे नहीं कि कोई absurd quantity निकला है, इसका भी relevance है। This is nothing but the velocity average of image in next 1 second. तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए what is the average velocity of the image in the next 1 second, तब तो यही है, otherwise ये नहीं है। फिर कैसे निकलेगा ना, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे इंस्टेंटेनियस फिनोमेना है और हर इंस्टेंस पे वेलोसिटी का पैटर्न बदल रहा है। ना से ऐसे क्यों, जरा खुद सोचो। ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे है, थोड़ा सोचो अच्छे से, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे इमेज फोकस यानी -20 पे, -20 पे, थोड़ा सोचो। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे इमेज -20 पे, वहां से ऑब्जेक्ट जब 40 पे आता है, मतलब मिरर के सामने 40, तो इमेज भी 40 पे आता है। जरा सोचो इमेज कितना कितना स्लोली चल रहा है ना, कि ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे इमेज हो गया 20 पे, मिरर के सामने 20, जब ऑब्जेक्ट 40 पे तो इमेज 40 पे, इज इट द इमेज ट्रैवलिंग टू स्लोली? क्योंकि ऑब्जेक्ट ने इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर किया, इमेज ने सिर्फ 20 सेंटीमीटर कवर किया, लेकिन अब सिचुएशन पलट जाएगा। नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम 40 to 20, द इमेज मूव्स फ्रॉम 40 to infinity at that side। यानी अब मामला उल्टा हो गया कि अब ऑब्जेक्ट स्लो चल रहा है और इमेज जबरदस्त फास्ट चल रहा है कंपैरेटिवली। So therefore, at every moment, at every location, the pattern of velocity has to be discerned। उसके लिए क्या होगा, हम चलेंगे इस इक्वेशन। तो 1 by u plus 1 by v is equal to 1 by f। डिफरेंशिएट करो with respect to time, तो ये हो जाएगा minus 1 by u square du dt is equal to या minus 1 by v square dv dt has to be equal to 0। क्यों भाई, फोकस तो कांस्टेंट है, यानी dv dt क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज is equal to minus of v square by u square into du dt। देखो, so dv dt is equal to minus of v square by u square into du dt। ठीक है, तो अब एक काम करता हूं, मैं फटाफट इसका v निकाल लेता हूं, तो v तो आराम से आ जाएगा। 1 by v is equal to 1 by f minus 1 by u। ठीक है, तो क्या आ गया ना, तो therefore v आ गया इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। प्लीज चेक, हो गया? तो बस इसमें पुट कर लो। तो therefore आंसर एक्चुअली में क्या आएगा, वो माइनस ऑफ v which is 60 नहीं -30 है, तो 30 by 60 होल स्क्वायर का माइनस इंटू du dt is 10 आई क्या सेंटीमीटर पर सेकंड। ये तो 1/4 आ गया, यानी माइनस ऑफ 2.5 आई क्या। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, माइनस ऑफ 2.5 आई कैप इज द करेक्ट आंसर। और ये आंसर करेक्ट किसी ने दिया है, 5/7, हाँ ऋषभ ने दिए हैं। ऋषभ ने वैसे पहले, अच्छा नहीं, श्रेयसी ने भी दिए। तो श्रेयसी और ऋषभ गिवन द करेक्ट आंसर सबसे पहले, बाकी 5/7 शायद वही करके आया होगा जो इधर वाला जो मैंने v2 - v1 बताया था, क्योंकि बहुत सारे 5/7 आए हुए मैं देख रहा हूं, तो देयरफॉर आई फील कि प्रोबब्ली उसी के वजह से गड़बड़ हुआ होगा। ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं। नाउ आई थिंक यू मस्ट हैव गॉट अ फील एज टू हाउ टू डू इट। एक चीज और कंक्लूड कर सकता हूं मैं, देखो इस इक्वेशन से, पता है क्या, कि देखो v और u का साइन तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन v² वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ऊपर से माइनस साइन लगा रखा है, यानी एक और कंक्लूजन में कर सकता हूं, कल को कोई जरूरत पड़े मतलब, एंड दैट इज इमेज एंड ऑब्जेक्ट ऑलवेज, माइंड यू ऑलवेज लिखा है मैंने, ठीक है ना, ट्रैवल ऑपोजिट।
इससे ये पता चल रहा है that the image and the object always travel in opposite directions. ठीक है, चलो, so that was about how to find out location of image and all. अच्छा, आज ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कल को मिरर भी मूव कर सकता है, तो you can now go ahead and find out the similar stuff. इक्वेशन ये रहेगा, ठीक है. चलो, let's now move on. The next topic is on refraction at flat surface. Next topic is of refraction on a flat surface. We know what is the result है, तो इसलिए मैं फटाफट इसका वो कंक्लूजन बता देता हूँ. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 होता है, इसका μ2 होता है. तो आज के कन्वेंशन में I और R ना मेंशन करके I1 और I2 लिखेंगे. तो ये हो गया I1 और ये हो गया I2. तो व्हाट इज द स्नेल्स लॉ? तो स्नेल्स लॉ कहता है कि μ1 sin I1 इज इक्वल टू μ2 sin I2. लेकिन इस इमेज को देख के या इस पिक्चर को देख के मुझे क्लियरली पता चल रहा है that μ2 is greater than μ1, क्योंकि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उतना कम एंगल होगा. क्यों? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो sin I2 कम होगा, और sin I2 कम मतलब एंगल कम. तो वी कैन से द अदर वे अराउंड आल्सो, कि जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उतना एंगल ज्यादा होगा. तो इसलिए क्या होता है कि अगर मान लो ऐसे कुछ जा रहा है रे, ऐसे केस में क्या होता है, कोई ना कोई एंगल बनता है, so that the angle of refraction becomes 90 degree. That angle is called as critical angle. तो critical angle कौन सा है ना, ये critical angle. This is called as IC, critical angle. So that the rays, तो ये हो गया μ1, ये हो गया μ2. So therefore you have μ1 sin IC is equal to μ2 sin 90 डिग्री. तो क्या हो गया फिर ना, IC is equal to sin inverse of μ2 by μ1. ध्यान रखना. तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, sin इनवर्स ऑफ μ2 by μ1. और μ क्या होता है ना, μ होता है इक्वल टू c by v. c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, which is 3 × 10⁸, and v is the speed of light in that particular medium. ठीक है, so that's the story. So therefore μ1 sin IC is equal to μ2 sin 90. तो इससे क्रिटिकल एंगल आ गया. क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा करेंगे तो TIR होता है, ये भी हमें पता है. यानी अब अगर मैं मान लो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर देता हूं, ठीक है, in that case क्या होगा, TIR होगा. तो I greater than IC, so this will lead to what is called as TIR. TIR का मतलब क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि रे पहले डेंसर मीडियम में होना चाहिए. तो TIR रेयर मीडियम के इंटरफेस पे होगा. TIR हर केस में नहीं होगा. TIR केस will happen only when the ray is supposed to travel from denser towards the rarer. ऐसे में अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रख दूंगा मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस I greater than IC, देख लो I greater than IC, तो ऐसे में क्या होगा, TIR हो जाएगा. फाइबर ऑप्टिक केबल वगैरह ये सब आज के दिन में जो हाई स्पीड इंटरनेट, ये TIR के वजह से ही पॉसिबल हो पाया. ठीक है ना, so that's the case. चलो let's move on. ठीक है, let's move on now. अब मैं क्वेश्चन देना चाहूंगा इस दैट क्विकली कैलकुलेट कि अगर ये ग्लास स्लैब है और ये दे रखा है, तो देखना ग्लास स्लैब अगर पैरेलल होगा तो देखना ये जो रेज आता है वो पैरेलल चलता है. तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द लेटरल डेविएशन. क्या क्या दे रखा है, इसका d दे रखा है और ये एयर है और इसका म्यू दे रखा है और I दे रखा है, ये I दे रखा है. ठीक है, कैलकुलेट. दिस इज कॉल्ड एज लेटरल डेविएशन. दिस इज कॉल्ड एज लेटरल डेविएशन. जल्दी कैलकुलेट करो लेटरल डेविएशन. सम टाइम टू थिंक, एज आई सेड आई विल नॉट गिव यू टू मच ऑफ टाइम. ठीक है, तो इसको I तो इसको R मान लेता हूं. तो ये क्या होगा, I माइनस R. सो दिस इज बेसिकली I माइनस R. तो ये कितना होता है, या उसके पहले ये निकाल लेता है ना. तो लेट्स कॉल इट एज A एंड दिस एज B.
This is T. So we know that T by AB is equal to cos R. So therefore AB is equal to T by cos R. ठीक है? अब आ जाओ D. So this is D, है ना? So we know that sin I minus R, sin I minus R is equal to D by AB, is equal to D by AB. इसका मतलब क्या हुआ कि D will be equal to AB sin I minus R. ठीक है? So therefore D is equal to AB. AB क्या है? T by cos R. तो यानी T sin I minus R by cos R. क्योंकि R मालूम नहीं है तो R को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो वी कैन इजीली से, क्योंकि ये एयर है तो देयरफॉर वी कैन से म्यू sin, तो म्यू तो 1 है, तो sin I is equal to mu cos R, sorry mu sin R. तो यानी sin R कितना हो गया? is equal to sin I by mu, है ना? is equal to sin I by mu. तो अपने आप देखें, तो sin R आ गया तो sin I minus R भी निकाल सकते हो और cos R भी निकाल सकते हो. sin R मालूम है तो cos R निकालने में तो ज्यादा नहीं जाता. तो मैं इसको यहीं पे खत्म कर रहा हूं. दिस इज अ बेसिक फार्मूला. उस फार्मूला में कुछ कुछ वैल्यूज हमें पुट करना पड़ेगा क्योंकि म्यू के वैल्यू यहां पे गिवन है और I गिवन है, R गिवन नहीं, तो मैंने अपने तरफ से एज्यूम किया, है ना? बट देन इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट. वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ sin R, so we can obviously find out the value of cos R also, है ना? By using simple trigonometry. ठीक है? चलो, so let's move on now. This is called as lateral deviation. लेटरल डिविएशन का मतलब होता है साइड रेज डिविएशन. जैसे मैं यूं जा रहा था तो ऐसे हो गया, फिर इधर जा रहा हूं, यानी पहले का रास्ता ये था, अब का रास्ता ये हो गया, तो इनके बीच का जो गैप है दैट इज कॉल्ड एज लेटरल डिविएशन. ठीक है? नेक्स्ट इज दैट ऑफ अ प्रिज्म. प्रिज्म में देखो क्या होता है. दिस प्रिज्म, ये काम करो तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन अ प्रिज्म. ठीक है? दिस एंगल इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ प्रिज्म A. तो अकॉर्डिंग टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अकॉर्डिंग टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस द रे वुड बेंड एंड ऑल दोस थिंग्स, सो लाइक वी कैन फाइंड आउट. अब एक इंटरेस्टिंग चीज है, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन क्योंकि अल्टीमेटली रेज बेंड हो गए. तो ये फाइनल रे है, इसको पीछे कर दो, so this angle is called as delta, is called as angle of deviation. अब ये जो एंगल ऑफ डेविएशन, ये तो डिपेंड करेगा कि तुमने एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे रखा है, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, ऐसे रखा है. तो अलग-अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के वजह से अलग-अलग एंगल ऑफ डेविएशन बनेगा. मैं विदाउट प्रूफ फार्मूला दे रहा हूं जस्ट इन केस इफ इट इज रिक्वायर्ड, आई मीन, एंड दैट इज if the incident angle is such, if the angle of incidence is such that this deviation is minimum, तो उसको हम लोग बोलते हैं minimum angle of deviation condition. ऐसे केस में the refractive index of the material of the prism can be found out using the formula. मैं formula दे रहा हूं, proof 12th में दूंगा बाद में, and that is sin A plus delta m by 2. तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कब होता है ना? जब ये रे, अगर ये एक आइसोसेलेस प्रिज्म है तो अगर ये रे पैरेलल कर दो ना, इसी तरीके से ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस करते 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 इसको पैरेलल कर इसके, तो उस समय जो डेविएशन होता है वो मिनिमम होता है. अभी तो इसलिए, अभी तो ये तुम्हारे लिए एक फैक्ट है, बट बाद में 12th में इसके ऊपर और डिटेल में चर्चा करेंगे. अभी फिलहाल इतना ही जान के रखो इज दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज फाउंड आउट बाय दिस फॉर्मूला.
and that is sine of a plus delta m by 2 upon sine a by 2. This is a formula. However, mostly क्या होता है, a and therefore delta are very small. जनरली जो एक्सपेरिमेंट्स में a और डेल्टा लिया जाता है या दिया जाता है, दे आर वेरी स्मॉल. अगर वेरी स्मॉल होगा तो क्या होगा, ये तो सब खत्म. So therefore you have mu is equal to sin theta is approximately theta. तो sin a plus delta m by 2 क्या होगा, a plus delta m by 2. तो ये हो जाएगा a plus delta m by 2 upon a by 2 is equal to a plus delta m by a. उससे क्या होता है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा m. क्या होता है, a into, but this is only for very small angle of prism. ठीक है, तो ये जो मैंने बताया ये हो गया जनरल, ये हो गया जनरल. ये जनरल मतलब किसी भी एंगल के लिए वैलिड है. छोटा एंगल ऑफ प्रिज्म हो एक, बड़े एंगल ऑफ प्रिज्म हो, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन ये जो बताया मैंने, दिस इज ओनली फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स ऑफ प्रिज्म. दिस इज ओनली a is very small. अनफॉर्चुनेटली इन सब को प्रूव किया जाता है. ठीक है, ये सब को प्रूव किया जाता है, लेकिन वही बात है कि प्रूव अभी देने का टाइम नहीं है. साइनो has asked a question that is this formula true only for minimum deviation case? देखो, ये जो मैंने फार्मूला दिया है, इसमें मैंने लिखा ही तो है डेल्टा m. तो यानी हम लोग प्रैक्टिकली पता क्या करते हैं, ये प्रैक्टिकल में भी है 12th में. क्या करते हैं, हम लोग प्रिज्म को बैठा देते हैं एक जगह और अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिविएशन निकालते रहते हैं. तो डिविएशन का एक ग्राफ टाइप का बनता है, वो ऐसे बनता है. तो उससे क्या होता है, ये जो मिनिमा है दैट विल गिव अस द मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन. वो हो गया डेल्टा m. तो एंगल ऑफ प्रिज्म तो प्रिज्म का पार्ट है, उसके तो किसी से लेना देना नहीं है. प्रिज्म बन गया तो एंगल ऑफ प्रिज्म बन गया. डेल्टा m हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, उसके बाद पुट कर दो and you will be able to get the refractive index for the material of the prism. इस prism का जो material है उसका refractive index suppose अगर mu है तो. ठीक है, चलो, so that was another formula. This is the idea of prism. Prism में बस ये दो चीजें मुझे बताना था और कुछ नहीं. इसके बाद हम लोग चलेंगे कर्व रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला. तो रिफ्रैक्शन at a curved surface, इसके दो फॉर्मूले हैं. सपोज ये mu1 है, ये mu2 है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सपोज r. याद रखना हर एक में साइन कन्वेंशन भी लगता है. साइन कन्वेंशन क्या है कि इंसिडेंट का रे का जो डायरेक्शन होगा, इंसिडेंट रे इज टेकन टू बी पॉजिटिव डायरेक्शन. तो अगर इंसिडेंट रे इधर से आ रहा है, अगर तो इन दैट केस ये वाले डायरेक्शन में जो भी चीजें वो सारे प्लस हो जाएंगे, इस वाले में सारे नेगेटिव हो जाएंगे. लेकिन अगर इंसिडेंट रे इधर से आ रहा है तो उधर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा और इधर वाला डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा. ये छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखना. ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला mu2 by v. v is the image distance. तो मान लो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा तो कुछ बन गया, मान लो ऐसे करके, और इसका इमेज सपोज यहाँ पर, सपोज ये I है, ये O, सपोज. सपोज ऐसा बन गया, जो भी है तो रिफ्रैक्शन के ऊपर है. तो mu2 by v, so this is v, this is u, minus mu1 by u is equal to mu2 minus mu1 by r. ये फॉर्मूला नोट कर लो अगर ऑलरेडी नहीं पता है तो. और एक फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का, which is what, height of image by height of object, and that is equal to v mu1 by u mu2. प्लीज अंडरस्टैंड, इस फॉर्मूला में नेगेटिव नहीं है. मिरर फॉर्मूला में मैग्निफिकेशन था माइनस ऑफ v by u. यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस है. फिर v mu1 by u mu. देखो फॉर्मूला में प्लस है, डज नॉट मीन कि v और u के जगह तुम प्लस प्लस वैल्यू पुट करो. v और u तो साइन कन्वेंशन से जो साइन होता है वही हम पुट करेंगे. ठीक है, चलो, तो मैं एक काम करता हूँ, फटाफट इसको मिटा देता हूँ.
अच्छा बाय द वे mu1 mu2 तो समझ में आ रहा होगा ये सब चीजें। अच्छा अब मैं इसमें क्वेश्चन देना चाहूंगा, क्विकली फाइंड आउट दिस आंसर of it, and that is देखो 4 मिलीमीटर हाइट का ऑब्जेक्ट है, यू हैव टू फाइंड आउट द इमेज डिटेल्स। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 3/2 और इसका दे रखा है 5/2। प्लीज गो अहेड फाइंड आउट द इमेज डिस्टेंस। और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर r है ये वाला इंटरफेस वो दे रखा है इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है जल्दी करो। चलो आप लोग स्टार्टिंग टू सॉल्व, यू कैन आल्सो सॉल्व इन द मीनवाइल, कोई दिक्कत नहीं। mu2/v यानी 5/2v minus mu1 that is 3/2, so 3/2 into u is minus 30 है ना, is equal to mu2 minus mu1 5/2 minus 3/2 into r इस केस में हो गया minus 20, यानी 5/2v minus प्लस हो गया 1/20 is equal to minus 1/20 है ना, प्लस हो गया माइनस तो वो चला जाएगा तो उधर हो जाएगा, यानी 5/2v is equal to minus 1/40, यानी v is equal to minus 40 into 5 200/2, यानी v is equal to minus 100। देख लो अच्छे से, ठीक है। सो दैट इज योर v यानी फाइनल लोकेशन ऑफ इमेज। मैग्निफिकेशन कितना आएगा ना, v दैट इज minus 100 into mu1 तब भी -25 आएगा इसमें। हाँ सर वो -1/10 होगा ना, वो -1/40 की जगह -10 चलो ठीक है, यानी 25 आ, हाँ ठीक है, यानी -25 आ है ना, ठीक है, यानी -25 और इनटू 3/2 v mu1 by u मतलब हो गया -30 इनटू mu2 जगह है नहीं पता, ठीक है, mu2 मतलब हो गया 5/2। चलो 2 तो खत्म हो गया, बाकी तो 3 से -10 है ना, और ये 5 से -5 है ना, तो माइनस कैंसिल और ये आ गया इक्वल टू आई थिंक हाफ है ना, आई थिंक शायद हाफ होगा। तो मैग्निफिकेशन अगर हाफ आता है तो इससे मुझे पता चल रहा है दैट हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ इट, यानी 4 मिलीमीटर की जगह 2 मिलीमीटर। अच्छा क्योंकि इमेज डिटेल्स पूछा है तो सब कुछ बताना पड़ेगा, तो पहली बात तो इमेज डिटेल्स सारे वर्चुअल क्यों, क्योंकि इसका v आर माइनस वर्चुअल, और क्या ना क्योंकि हाइट पॉजिटिव आ रहा प्लस आ रहा, तो देयरफॉर इट इज अ इरेक्ट वन। क्योंकि इमेज छोटा है यानी डिमिनिश्ड, ठीक है, डिमिनिश्ड, और क्या ना लोकेशन आ गया -25, तो लोकेशन आ गया -25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर उसी साइड है, 25 सेंटीमीटर उधर होता तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट वो ऐसे नहीं हुआ। इसमें रेडियस का साइन नेगेटिव, हाँ रेडियस का साइन इसलिए नेगेटिव है क्योंकि देखो ये जो सर्कल है ना इसका सेंटर इस तरफ है और इंसिडेंट रे इधर है, तो ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, तो सेंटर तो इस तरफ हो गया ना इसका, ये कर्वेचर सेंटर इधर, तो देयरफॉर रेडियस का साइन इस केस में नेगेटिव। अरे 25 सेंटीमीटर तो दूसरी तरफ बनेगा ना, लेफ्ट जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी साइड बनेगा ना। हाँ यानी इसी तरह यहीं पे कहीं इमेज बनेगा, इधर ही कहीं बनेगा, ये 30 है तो ये 25 है, यानी 25 के आसपास कहीं पे इमेज बनेगा, ठीक है। चलो सो आई थिंक दैट्स इट व्हाट वी हैव इन
स्टोर फॉर एज फार एज टुडे इज कंसर्न, बाकी बार कैलकुलेशन में दोबारा चेक कर लेना, ठीक है ना। तो जो भी आएगा उस हिसाब से इंटरप्रिटेशन करना। हाउ इज इमेज वर्चुअल? ओके देखो, क्योंकि यहां पे अगर इमेज बनता है तो यानी क्या होगा, कन्वर्ट्स किया होगा, और इसी तरफ अगर इमेज बनता है तो यानी क्या होगा, डाइवर्जिंग रेस से बना होगा, तो यानी वर्चुअल। तो इस तरफ इमेज बनता है वर्चुअल, उस तरफ इमेज बनता है तो जाकर रियल। सो देयरफॉर इन दिस केस द इमेज इज वर्चुअल, ठीक है ना। ओके ये कोई भी मिरर पे चलेगा बेटा, मिरर तो है ही नहीं। किस चीज का टॉपिक देखो, रिफ्रैक्शन एट ए कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला दिया मैंने ये दोनों, ये रिफ्रैक्शन एट ए कर्व्ड सरफेस है, इसमें कोई मिरर नहीं है, मिरर अलग हो गया। मिरर का तो डिस्कशन हो चुका है, आई मीन 12th में जाके और डिटेल में करेंगे, बट अभी तो उतना टाइम नहीं है। तो एटलीस्ट आई एम गिविंग अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट यू माइट एनकाउंटर इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला, है ना, एंड इन टर्म्स ऑफ सिचुएशंस, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा और करेंगे, फिर लेंस वेंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, and then we will wind up the discussion on ray optics. Then we will move on to some other area. अगर कल हो सके तो कल कर लेंगे, नहीं तो उसके अगले क्लास, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, हैव ए गुड डे। सर हाँ जी, सर वो सॉलिड स्टेट आएगा पेपर में? हमें था कि ये जो हीट ट्रांसफर करा है वो है या नहीं, तो मैंने उसके बारे में बोल दिया कि हाँ है। उसके पहले का तो सब कुछ है, मतलब यूनिट डायमेंशन, मोशन इन 1D 2D, लॉज ऑफ मोशन,